Hello aspirants, welcome to Bhadrayas Academy. Myself Apurva Nandi. In this lecture, today we'll be discussing about the journey of Indian economic development. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर सिंपली इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप देखोगे इट इज़ योर पार्ट ऑफ सिलेबस दैट इज़ द जीएस पेपर 3. सो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा अगर कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जनरली हम इसको इकोनॉमिक्स बोल के रेफर करते हैं पर वो एक गलत रेफरेंस होगा इफ़ यू आर यूजिंग द टर्म इकोनॉमिक्स. जनरल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स एज सच तो नहीं चाहिए. वट एवर यू रिक्वायर इट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और द इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसे आज के डेट में 2023 तक कैसे ये इवॉल्व हुआ है. अगर आप देखोगे किसी भी चीज़ का अगर डेवलपमेंट हम डिस्कस करते हैं तो किस चीज़ का करते हैं. कोई चीज़ डेवलप्ड नहीं था, अंडर डेवलप्ड था, तो उसी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है. इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जो कि डेवलप्ड था, जो अंडर डेवलप्ड बना, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडियन इकोनॉमी पहले से ही अंडर डेवलप्ड है, उसका कुछ था नहीं. इंडियन इकोनॉमी बहुत ही रिच है या फिर रिच था, उसको डेड बनाया गया, फिर आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी इज अगेन वेरी रिच. तो हम इस वीडियो के द्वारा आज उसी जर्नी के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, सो हम आज क्या क्या देखने वाले, हम देखने वाले बैकग्राउंड कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकग्राउंड क्या है. तो बैकग्राउंड का मतलब है इन दिस लेक्चर वी विल मीन कि इंडिया आज़ाद होने से पहले मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी के साथ ब्रिटिश ने कैसा खिलवाड़ किया. फिर हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज दैट इज 1950 से लेकर 1991. इंडिया आज़ाद होने के बाद इंडियन इकोनॉमी को कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रो की तरफ लेकर गए. कभी कभी किसी जगह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज सक्सेस, किसी जगह पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है. उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो है आपका 1991. सो 1991 में ऐसा क्या हुआ था वो डिस्कस करेंगे और क्या चेंज आया 1991 में और इंडियन इकोनॉमी एक उल्टा इकोनॉमी बन गया. मतलब 1950 से 1991 तक जैसा इकोनॉमी था, जैसा चल रहा था, वो एकदम उल्टा चलने लगा. उसके बाद हम देखेंगे इंडिया 2014 के बाद आज के डेट में इंडिया कैसे डेवलप्ड हुआ है. ठीक है, क्योंकि 2014 में इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक बड़ा चेंज आया. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग विथ द बैकग्राउंड जो कि इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस है, उससे भी पहले का अगर हम रेफरेंस ले मतलब इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस या फिर इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश. यूरोपियंस या फिर ब्रिटिश इंडिया में आए क्यों थे, ये है सबसे पहला क्वेश्चन. इंडिया में ब्रिटिश आए थे बिकॉज इंडिया का जो लैंड है, जो इंडियन लैंड है, वो इस विश्व में वन ऑफ द फर्टाइल लैंड्स में से एक है. कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो सबसे रिच एग्रीकल्चर में से माना जाता था पूरे विश्व में. ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था कि इंसान के लाइफ में जो चाहिए वो इंडिया में मिलता नहीं था. इंडिया वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री. नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया वॉज अ सरप्लस कंट्री कि इंडिया अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो इंडिया से बाहर भी वो एक्सपोर्ट कर सकता था. उसी चीज़ को देखकर या फिर उसी चीज़ के लालच से ब्रिटिशर या फिर अदर यूरोपियन वो इंडिया की तरफ खींचे चले आए. और ब्रिटिश ने आके क्या किया, इंडिया को किया कोलोनाइज. कोलोनाइज या फिर कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है. कोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन जिसको आप मार्क करते हो कि जहां से आप रॉ मटेरियल लेके जाओगे, जहां से आप रॉ मटेरियल को लेके जाओगे और वो अपने कंट्री में लेके जाओगे. जैसे कि ब्रिटिश इंडिया को बनाया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि जैसे कि बोलिए आप कि कॉटन, जूट, उन सब
उन सब चीज़ों को वो ब्रिटेन में लेकर गए और वहाँ फैक्ट्री को चलाया। वहाँ बाहर फैक्ट्री में क्या बनाया, कपड़ा बनाया, और कपड़ा बनाने के बाद वो इंडिया में फिर से वही कपड़े को लाकर उसने इंडियन को ही बेचा। मतलब एक ही जगह मटेरियल है, उसके साथ साथ वही इंडिया बना ब्रिटेन का सबसे बड़ा मार्केट। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोलोनाइजेशन, और उस रीजन को कहा जाता है कॉलोनी। तो इंडिया बन गया ब्रिटिश का कॉलोनी। तो अभी अगर ब्रिटिश को इंडिया में अपना कॉलोनाइजेशन को और भी फैलाना है, ब्रिटिश को अगर इंडिया से और भी ज़्यादा पैसा कमाना होगा, तो ब्रिटिश को चाहिए था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी चाहिए उसको, अगर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन मानो ले उसके बाद ब्रिटिश को मिल जाएगा एक्सेस टू इंडियाज वेल्थ। तो इंडिया का वेल्थ एक्सेस मतलब ब्रिटिश विल स्टार्ट कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम इंडियंस, क्योंकि ब्रिटिश को वहाँ चलना है, अपना जो राज है उसको एस्टैब्लिश करना है इंडिया में, तो उसके लिए पैसा आवश्यक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, तो इंडिया से अगर पैसा लेना है अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो सबसे जो कैश काउ है, कैश काउ का मतलब होता है कि एक ऐसा सोर्स ऑफ रेवेन्यू व्हिच जनरेट्स द हाईएस्ट इनकम फॉर एनी पार्टी। तो किसी भी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कैश काउ कौन है, वो है टैक्स। और उस टाइम टैक्स के नाम पे ब्रिटिशर उन्होंने किया था डिस्क्रिमिनेशन, एग्रीकल्चर को टारगेट किया, एग्रीकल्चर लैंड को टारगेट किया कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े हुए हैं, जहां पर मतलब मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन वेर एंगेज्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर, वहां से टैक्स कलेक्शन किया जाए। तो कैसे, तो ब्रिटिश ने लाया अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे कि जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या है कि एक इंसान होगा, वो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके पास बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड है, और उसको वो जमींदार क्या करता है, छोटे मोटे फार्मर को वो लीज में दे देता है, और वो फार्मर वहाँ साल भर खेती करता है, और उसी उपज से वो अपने जमींदार को पैसा देता है, और अपने उस साल जीने के लिए, खाने के लिए वो अपने पास रख लेगा, और जो सरप्लस है वो जमींदार को दे देगा। तो ब्रिटिश ने टारगेट किया है जमींदार को कि भाई जमींदार, तुम अगर फार्मर से पैसा ले रहे हो तो वहां से एक बड़ा सा परसेंटेज तुम्हें हमें देना होगा। तो वो था जमींदारी सिस्टम। उसके साथ साथ ब्रिटिश ने और एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला जाता है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या होता है कि एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, एक इंसान को अपॉइंट किया जाता है एक गांव के लिए, और उसको एक टारगेट दिया जाता है कि भाई इस गांव से तू मुझे सालाना इतना रुपए लाके देगा। जैसे कि सेल्स टारगेट दिया जाता है कि कंपनी सेल्स टारगेट देते हैं कि तुम इतना प्रोडक्ट सेल करके आना ये हफ्ता, तो वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन द महलवार कि तुम इस गांव में, गांव को महल भी कहा जाता है, तो उस महल से तुम इतना परसेंट या फिर उतना रुपए टैक्स कलेक्ट करके लाओ। तो महलवार यूज टू टेक टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स। लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटेंस हुआ है, वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगा कि उन्होंने इंटरमीडिएट को हटा दिया कि जमींदार हटाओ, महलवार को हटाओ, हम डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, पीजेंट से, फार्मर से पैसा लेंगे। और फार्मर्स का और एक नाम है रियॉट, तो उसको कहा जाता है रियॉटवारी सिस्टम। तो ये रियॉटवारी सिस्टम के अंतर्गत वो डायरेक्टली पैसा फार्मर से लेते हैं। सो दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ जमींदारी, महलवारी एंड रियॉटवारी वाज वेरी मच एक्सप्लॉयटेटिव। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, आपका कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया। तो अभी सुनो कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता था वो था आपका सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, कि हमारे इंडिया में सब उगाया जाता है, कि जो जो हमें चाहिए, जो जो इंसान को चाहिए जीने के लिए, सब खाना पीना कपड़ा जो भी है सब इंडिया एग्रीकल्चर करता था। वो उसका प्रायोरिटी था इंडियन एग्रीकल्चर का, अपने आप को सेटिस्फाई करना, फिर अगर बच जाए तो उसको बेचना। ब्रिटिश ने क्या किया, उसी चीज को चेंज किया, उसको कहा जाता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप में या फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या हुआ, उन्होंने कैश क्रॉप, फूड क्रॉप,
कि इंडिया में जिसका डोमिनेंस था कि चावल गेहूं, इसका खाने पीने का जो फसल है वो उगाया जाता था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने आइडेंटिफाई किया भाई ये चावल और गेहूं से ज्यादा पैसा नहीं आता है, ज्यादा पैसा किससे आता है, फिर कॉटन से आएगा, देन आपके जूट से आएगा, ओपीएम से आएगा, इंडिगो से आएगा। ओपीएम क्या है, ओपीएम इज अ साइकोडेलिक सब्सटेंस जो यूज करने से, खाने से या फिर किसी भी तरह से लेने से उससे नशा होता है। और इंडिगो क्या है, सबको पता होगा, इंडिगो इज अ डाई। ये जो इंडिगो है ये एक डाई है, किस चीज का डाई, कपड़ा डाई करने वाला रंग, वो है इंडिगो। तो ब्रिटिश ने क्या किया, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स्ड एग्रीकल्चर, कि तुम ये चावल और गेहूं ये कम करो, कम उगाओ पर कम उगाओ, पर ज्यादा से ज्यादा तुम कैश क्रॉप को उगाओ, कैश क्रॉप्स। दिस ट्रांजिशन इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, उससे फार्मर्स को नुकसान होता है, उसके साथ साथ जो इंडिया का जो फर्टाइल सॉइल है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होता है। जैसे कि इंडिगो कल्टीवेशन है, तो इंडिगो रिवेलियन हुआ है कि ब्रिटिश ने बोला था कि इंडियन फार्मर्स कंपल्सरीली इंडिगो फार्मिंग करेंगे, और इंडिगो फार्मिंग करने से क्या होता है, जो सॉयल है उसका फर्टिलिटी बुरी तरह से हैम्पर होता है। ऑलराइट, तो इसी सब एक्सप्लॉइटेटिव चीजों की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का हुआ था डाउनफॉल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश। उसके साथ जब इंडिया आज़ाद होने वाला था, और तब इंडिया का सबसे दर्दनाक घटना जो मैं मानता हूँ वो है पार्टीशन ऑफ दिस कंट्री। जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था तब इंडिया में हुआ था फूड क्राइसिस। राइस फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान। जो इंडिया का जो अनडिवाइडेड इंडिया है, उस इंडिया का सबसे मेजर पोर्शन पाकिस्तान के पास चला गया था, जो कि राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कौन है, वो है आपका पंजाब, मतलब अ लार्जर पार्ट ऑफ पंजाब, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पंजाब एंड सिंध, इट वेंट टू पाकिस्तान। तो इंडिया में क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो यहां पर आप दो पिक्चर देख सकते हो कि ग्रेन कार्ट ड्रॉन बाय हायर्ड लेबर्स इन मद्रास ड्यूरिंग द फेमाइन 1876 to 78 इन तमिलनाडु। कि इंडियन एग्रीकल्चर ब्रिटिश के पॉलिसी से तो हैम्पर हुआ ही है, उसके साथ साथ इंडिया में बहुत बार फेमाइन आया है। फेमाइन क्या है, तो वो है सूखा पड़ जाना, ड्रॉट से होता है फेमाइन, कि अगर एग्रीकल्चरल कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो क्रॉप फेलियर होता है, और जब क्रॉप फेलियर होता है और जब बहुत ही इंटेंस, बहुत ही मतलब बुरी तरह का क्रॉप फेलियर होता है, विच दैट लीड टू अ फेमाइन, की मतलब जो बोलते हैं ना खाने के लाले पर जाना, दैट इज नोन एज फेमाइन। इस फेमाइन से मतलब खाने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, उसी जो जो मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलो, तो बहुत लोगों ने उसी आपदा को अवसर में बदला, पर वो अवसर में बदलना वाज वेरी मच एक्सप्लॉइटेटिव। कि यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे क्या मर्चेंट है, उन्होंने क्या किया, वो मार्केट में जहाँ पर फूड सप्लाईज कम हो गए, तो किसी भी चीज़ का अगर सप्लाई अगर कम हो जाए तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका रिजल्टेंट होगा इन्फ्लेशन, वेरी हाई इन्फ्लेशन। तो वो चार्ज करने लगे बहुत ज़्यादा प्राइस, कि भाई तुम्हें अगर जीने के लिए खाना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हमें पैसा देना होगा। तो वही है एक पिक्चर आर्काइव से निकाला गया, ये शॉर्टेजेस इन फूड सप्लाई लेड टू राइजिंग प्राइसेस टू बनियाज ग्रेन सेलर्स एडवांटेज। ठीक है, उसके साथ साथ इन द ईयर 1943 ड्यू टू सम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, और वेरी डिबेटेबली ये बोला जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के, स्पेशली प्रिसाइसली एक इंसान का अगर नाम लूं तो वह है विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल के पॉलिसीज से इंडिया में क्या हुआ, आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ फूड क्रिएट किया गया। ओके, सो लाइक 1939 को जो वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ था, तो वहां से इंडिया से, मतलब इंडियन आर्मी, मतलब नॉट इंडियन आर्मी, इट विल बी रॉन्ग टू से इंडियन आर्मी, कि इंडिया के लोग ब्रिटिश का होकर वो वर्ल्ड वॉर फाइट कर रहे थे। उसके साथ साथ ब्रिटिश आर्मी भी था, और ब्रिटिश आर्मी अलोंग विद द इंडियंस, उनको खाना कहाँ से जाता था,
वो इंडिया से जाता था। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या डिसीजन लिया था, बहुत ही एक ब्लंडर डिसीजन था कि जिस टाइम एग्रीकल्चर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, कि बहुत ही सबसिस्टेंस लेवल ऑफ फूड सप्लाईज है, इंडिया में जो लोग हैं उनको खाना ना देकर उन्होंने बाहर वो सप्लाई कर दिया। इवन कि उनके पॉलिसीज के वजह से बहुत सारे फूड ग्रेन्स भी नष्ट हुए थे इन द ईयर 1943, विच लेड टू द बंगाल फेमाइन। तो आप यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि बंगाल फेमाइन की लोगों के पास खाना है ही नहीं, तो खाना ना खाकर बॉडी का जितना भी फैट था, मसल था, वो मतलब वो नहीं, मतलब ये मरने वाले। You just see the pictures, these are small kids, see their means the muscle have been kind of ripped off inside their body, and their bones are very much visible, they are about to die. कुछ ऐसे भी पिक्चर्स है जो मैं आपको शायद दिखा नहीं सकता। Alright, that if you see those pictures, it will instantly give you goosebumps and you might close the video. So I decided कि भाई वो सब पिक्चर्स हम स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे, पर आप ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस, आप गूगल कर सकते हो कि बंगाल फेमाइन के पिक्चर्स, यू जस्ट सी द पिक्चर्स, यू विल सी अ मदर इज सिटिंग विथ हिज डेड चाइल्ड. So that was certain things British has done to Indian agriculture which led to this type of condition. Alright, कि जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं थी, कि दूसरों के लिए भेजा जाता था, वहाँ के लोग इस कंडीशन में हैं. ओके, वेरी ग्रेव सिचुएशन. खैर, इसके बाद वेरी फॉर्चुनेटली आफ्टर मेनी स्ट्रगल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. तो इंडिया को एक टाइम में जब गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, तो जब ब्रिटिश आज़ाद हुआ, इंडिया को मिला एक डेड स्पैरो. तो इंडिया को एक मरा हुआ इकोनॉमी मिला, और इंडियन गवर्नमेंट का ये ड्यूटी था उस मरे हुए इकोनॉमी को जीवित करना. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू अनदर फेज, दैट इज इंडिया 1950 टू 1991. 1950 को क्रिएट किया गया द प्लानिंग कमीशन, which had the sole authority to implement economic planning for India. उसका काम क्या था? उसका काम था कि हर 5 साल के लिए वो इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा, जिसको कहा जाता है द 5-year प्लान्स. और इस प्लानिंग कमीशन के कुछ पिलर्स थे, कि जैसे कि नॉर्मली अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे या फिर पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि प्लानिंग कमीशन हैड 4 पिलर्स ऑफ प्लानिंग. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या पिलर, कौन सा 4 पिलर. द फर्स्ट पिलर इज ग्रोथ, कि प्लानिंग कमीशन ऐसी तरह से प्लान करेगा कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो. अभी इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, by the definition of GDP we say कि it is the value of all final goods and services produced within the country in a given year. एक साल में एक कंट्री में, मतलब इंडिया में कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है, उसी के वैल्यू को बोला जाता है जीडीपी. जीडीपी जितना ग्रो करेगा, मतलब इंडिया का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. सेकंड पिलर वाज योर इक्विटी. ग्रोथ नंबर 1. नंबर 2 इज इक्विटी. इक्विटी का मतलब है यहां पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि इकोनॉमिक रिसोर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसको कितना मिलेगा. कि क्योंकि इंडिया में तो बहुत तरह के लोग हैं, बहुत विभिन्न ग्रुप है, विभिन्न क्लास है, कि रिच है, मिडिल क्लास है, पोर है. पोर में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन, मिडिल क्लास में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन. किसको कैसा रिसोर्स दिया जाएगा, तो जिसके पास ज्यादा है उसको गवर्नमेंट थोड़ा सा कम सपोर्ट करेगा, मतलब उसके लिए सब्सिडीज नहीं है, पर गवर्नमेंट दूसरी तरह से सपोर्ट करेगा. पर जो कि गरीब है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगा, फ्री में चावल देगा, फ्री में राशन देगा, जो भी है. तो वो है इक्विटी या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 3 इज मॉडर्नाइजेशन. नंबर 3 इज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन का मतलब है यहां पर कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर इंप्रूविंग इट्स इकोनॉमी. नए जो भी उस टाइम टेक्नोलॉजीज आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, उसी चीज को वो अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, जब हम ये डिस्कस करेंगे तब ये सब रिलेट कर देंगे हम. एंड नंबर 4, लास्ट वन वाज सेल्फ
रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर, कि इंडिया को बनना था आत्मनिर्भर, फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस। ऑलराइट, प्लान तो अच्छा ही था, कुछ हद तक सक्सेस हुआ है, पर ज्यादा, मतलब अगर हम कंक्लूड करें इस चीज को, तो प्लानिंग कमीशन इतना भी सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, तो हम देखते थोड़ा कहाँ कहाँ फोकस किया। प्लानिंग कमीशन ने फोकस किया था इंडिया के एग्रीकल्चर को डेवलप करना, क्योंकि वो डेड बन चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेल्थ और एजुकेशन। देखे तो एग्रीकल्चर में क्या किया, सबसे पहले कि प्लानिंग कमीशन ने बोला कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर को अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, क्योंकि भाई ग्रेन शॉर्टेज है, फूड सप्लाई कम है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए गुड्स का, मतलब क्रॉप्स का, चावल का, गेहूं का, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करो। ठीक है, उसके लिए फिर 1960 में आया आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां पर क्या फोकस किया गया, कैसे इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। तो वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था आपका HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जिसका मतलब जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत हाई है, तो फसल जरूर होगा। उसके बाद प्रोडक्शन यील्ड को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया केमिकल फर्टिलाइजर। पेस्ट से बचने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल वीडिसाइड्स, ताकि कोई भी चांस ना रहे कि क्रॉप फेलियर, कि फार्मर अगर फार्म कर रहा है तो उसका यील्ड उसको मिले। तो वही फोकस किया प्लानिंग कमीशन ने एग्रीकल्चर में। कभी कभी वो सक्सेस हुआ, कभी कभी वो फेल हुआ है। तो अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बोल ही रहे, तो हमें जानना चाहिए कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर एग्रीकल्चर को जो अपलिफ्ट करना है, एग्रीकल्चर को जो डेवलप बनाना है इंडिया का, इसके पीछे एक इंसान का बहुत बड़ा हाथ है, कि जो रिसेंटली इन दिस 2023 ही पास्ड अवे, ही वाज नन अदर देन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। ऑलराइट, यू कैन सी हिज पिक्चर इन दिस योर स्क्रीन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। He is known as the father of green revolution. All right, and he passed away in the month of September 2023. Now if we talk about industrialization, तो यहाँ पर बोलने के लिए बहुत है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस क्यों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि लाइक सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर से इन 1900s इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो बहुत कम था, पर बाय 1950 1960s इंडियाज पॉपुलेशन बिकेम स्टेबल एंड इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा था ट्रिमेंडसली। तो अगर एक कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाए, एग्रीकल्चर जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट कर सकता है, तो बाकी के लोग वो हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड, और वही था सिचुएशन। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने फोकस किया कि भाई अभी करेंगे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम प्राइमरी सेक्टर से उठ के हम फोकस करेंगे सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा सरप्लस पॉपुलेशन है जिसको एग्रीकल्चर ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, उसको इंडस्ट्रीज विल एब्जॉर्ब। ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर को बर्बाद करने के साथ साथ जो कि इंडिया का ग्रोइंग इंडस्ट्रीज थे फ्रॉम द प्री मॉडर्न टाइम्स, उसको भी इंडिया ने ब्रिटिश ने बर्बाद किया है, जिसको हम कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, और एक है मार्केट। और दो ही इंडिया आज़ाद होने तक मिसिंग था, क्योंकि हम जानते हैं कि अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया और मोर देन दैट वॉज इनटू वेरी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, कि उनके पास खाने के लिए ही भाई पैसा नहीं है, बिजनेस कहाँ से करेगा वो। और उसके साथ साथ इंडिया अगर पॉवर्टी में है तो इट इज हिटिंग द परचेसिंग पावर। तो इंडिया एज अ मार्केट वाज आल्सो नॉट वेरी गुड फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर्स, कि इंडियन प्रोड्यूसर्स क्यों प्रोड्यूस करेंगे, कि ऐसा कंट्री जहां पर लोग गरीब है, तो गरीब है तो वो कुछ खरीदेंगे ही नहीं, राइट। तो नीदर देयर वाज मनी टू द प्राइवेट इंडिविजुअल्स कि वो अपने फैक्ट्रीज लगाए, उसके साथ साथ कोई मोटिवेशन ही नहीं था कि वो अपने फैक्ट्रीज लगाए, बिकॉज देयर वाज नो मार्केट। तो अगर किसी के पास फिर भी ये काम तो करना ही था,
तो करना है तो कौन करेगा, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को कौन चलाएगा। तो इंडिया आज़ाद होने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो हमारा इंडिया है वो तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगा, तो इंडिया विल बी एन मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑलराइट, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जहां पर प्राइवेट भी बिजनेस करेगा, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्स पे कंट्रोल प्राइवेट का भी रहेगा और उसके साथ साथ पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का भी रहेगा। पर यहां पर इंडिया ने तो ये डिसीजन ले लिया, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए प्राइवेट के पास नहीं है पैसा, तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मशीन बनाने का, आयरन एंड स्टील का, उस पर फोकस करेगा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है। और जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, चलो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज अगर हो, वहां पे प्राइवेट फोकस करेगा, स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज। ओके, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन इकोनॉमी को कर दिया क्लोज, कि इंपोर्ट को ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलता, हम बाहर से ज्यादा सामान नहीं खरीदेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोज किया। ठीक है, गवर्नमेंट ने लगाया था कोटा रेस्ट्रिक्शन। कोटा रेस्ट्रिक्शन का मतलब है, एक बार देख लो स्पेलिंग, कोटा, QUOTA। कोटा रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि आप साल में, एक इंसान साल में या फिर कंट्री साल में किसी एक कंट्री से कितना ज्यादा, मतलब मैक्सिमम कितना इंपोर्ट कर सकता है, उस लिमिट से ज्यादा अगर चाहिए भी तो इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बहुत चीजों के जो राइट थे, इंपोर्ट राइट्स, वो गवर्नमेंट के हाथ में थे। उसके साथ साथ कुछ कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज थे जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्ट, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने मोनोपोली में रख दिया। तो हम कह सकते थे कि 91 से के पहले तक इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मोस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया वर मोनोपोलाइज्ड। प्राइवेट इंडस्ट्रीज का जो प्रेवलेंस था वो कम था। तो नाउ दिस इज इंडीड कि अगर किसी इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं है, कि ज्यादा चीज का मालिक गवर्नमेंट खुद है, तो वहां पर ग्रोथ का पॉसिबिलिटी रुक जाता है। तो वही हुआ इंडिया में कि इन दिस फेज फ्रॉम 1950 टू 1990 इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफिशिएंसी विद इन द गवर्नमेंट। ऑल्सो कुछ कुछ और भी ऐसे रीजन है, जैसे कि इंडिया बुरी तरह से कुछ वार के अंदर से वो गुजरा है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ वार हुआ, चाइना के साथ वार हुआ। ठीक है, तो वो भी रीजन है इंडिया के ग्रोथ में बाधा बनने का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ में भी फोकस किया कि लोगों के हेल्थ को इंप्रूव करना है, कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया नेशनल हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ने लाया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, गवर्नमेंट ने लाया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एम्फेसिस्ड ऑन एडुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया राइट टू एडुकेशन। ओके, सो these were the plans and programs by प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का टोटल 12 5 ईयर प्लान है। फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, APSC हो या फिर UPSC, वो आज की डेट में पुराने चीज में कम फोकस करते हैं। सो नाउ दिस 12 5 ईयर प्लान हैज बिकम ट्रिवियल, बट कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना होगा, पर अभी उतना भी ज्यादा रिलाई नहीं करना है कि 5 ईयर प्लान को पूरा सीखना है, बट कुछ कुछ चीजें हैं जिसको जानना है। अदरवाइज द 5 ईयर प्लान, द 12 5 ईयर प्लान आर ट्रिवियल, क्योंकि आज के डेट में प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता। उसको क्या किया, उसको एबोलिश करके प्लानिंग कमीशन के जगह पर रखा गया है नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग को क्यों रखा गया वो आज इस वीडियो में हम नहीं समझेंगे, वो किसी और दिन अलग वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इज इंडिया 1991 टू 2014, इट इज द सेकेंड फेज। कि 1991 में क्या हुआ, इंडिया बिकॉज ऑफ स्टैग्नेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिर कोलैप्स हो जाने की वजह से, कि इंडिया ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया का पॉसिबल नहीं हुआ। और इंडिया का क्या हुआ था, आपका BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। फॉर द सेक ऑफ टुडेज वीडियो, BOP क्राइसिस को मैं ऐसा समझाता हूँ कि अगर इंडिया को इंपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं या फिर विदेशी मुद्रा बोलते हैं, वो इंडिया के पास कम था,
और अगर कम था, अभी विदेशी मुद्रा आता कहाँ से है कि इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर से विदेशी मुद्रा आएगा, इंडिया इंपोर्ट करेगा तो इंडिया वो विदेशी मुद्रा देगा और बाहर से सामान आएगा। अभी इंडिया का भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही नहीं है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो वहां इंडिया कहां से विदेशी मुद्रा लाएगा? सो इंडिया को करना पड़ा बोरोइंग, कि बाहर से लोन लो, फॉरेन एक्सचेंज के लिए आप बाहर से पैसा उठाओ और उसी पैसे से आप बाहर से खाना मंगवाओ, चीजें मंगवाओ, ओके, इंपोर्ट फंडिंग करो। तो ये करते करते एक टाइम ऐसा आया कि इंडिया के पास 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज अवेलेबल और इंडिया वाज अंडर डेट ट्रैप, DEBT। डेट ट्रैप का मतलब है लोन के तले दबे होना, और नो कंट्री वाज विलिंग टू गिव लोन टू इंडिया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उसको डिटेल में हम कभी और एक वीडियो में समझेंगे। तब इंडिया को इस क्राइसिस से उठने के लिए इंडिया पहुंचा IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने मेंबर कंट्रीज को वो पैसा देगा ड्यूरिंग बीओपी क्राइसिस, और वो पैसा जो होता है उसको बोला जाता है बेल आउट पैकेज, और वो बेल आउट पैकेज होता है कंडीशनल लोन्स। कि क्या कंडीशन है कि इंडिया को बोला कि जिस जिस कारण के वजह से आपका क्राइसिस हुआ है उसी क्राइसिस को आप क्या करोगे, मिटिगेट करोगे, क्राइसिस को हटाओ, सॉरी उस रीजंस को आप हटा दोगे। कि वन ऑफ द रीजन ऑफ क्राइसिस वाज द लाइसेंस राज, कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में आपको अगर जाना है या फिर आपके बिजनेस को एक्सपांड करना है, अगर आपको आपके एक्सेस एम्प्लॉयज को निकालना है, हर चीज, छोटे बिजनेस को बड़ा बनाना है, मीडियम बिजनेस को और भी बड़ा बनाना है, तो उसके लिए भी छोटे छोटे चीजों के लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस या फिर परमिशन लेना पड़ता था, और दैट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अगर बिजनेस में है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो एकदम नीचे होता है, तो उस कंट्री में कभी भी बिजनेस ग्रो नहीं होगा। और अगर एक कंट्री में बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रो नहीं होगा तो उसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है नहीं, राइट? तो उसी चीज को लिबरलाइज करना है, कि उसी चीज को इजी करो, तो गवर्नमेंट ने लाया लिबरलाइजेशन L, प्राइवेटाइजेशन P एंड ग्लोबलाइजेशन G, जिसको हम LPG रिफॉर्म भी कहते हैं, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज पे जो भी मोनोपोली लगाए हुए थे उस मोनोपोली को गवर्नमेंट ने हटा दिया, कि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ दो इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोली है। एक तो है आपका एटॉमिक एनर्जी, और एक है आपका इंडियन रेलवेज। ठीक है, बाकी और ऐसा कोई इंडस्ट्रीज नहीं है जहां पर प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता। फाइन। तो अभी जो भी प्राइवेट या फिर बाहर से आकर कोई अगर बिजनेस करना चाहे तो वो भी इंडिया में आकर उसी इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्री के अलावा वो बिजनेस कर सकता है। गवर्नमेंट का कोई भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि बाहर से पैसा इंडियन कंपनी में लगेगा, या फिर इंडियन कंपनी में बाहर का टेक्नोलॉजी आएगा, या फिर इंडिया में बाहर के कंपनी खुद आएंगे, मे बी इंडिपेंडेंटली वो यहां पर आकर बिजनेस करेंगे, या फिर इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके वो बिजनेस कर सकते हैं। दैट इज लिबरलाइजेशन। प्राइवेट कंपनीज को क्या किया गया, लाइसेंस दिया गया। जैसे कि मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि इंडिया में बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स नहीं थे उस टाइम, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया था, सब गवर्नमेंट बैंक्स बन चुका था। ओके, ड्यूरिंग द लेट 1960s, इन द अर्ली 1970s 80s। तो बाद में 1991 से क्या किया, बैंकों को भी प्राइवेट लाइसेंस दिया गया। तो उसके बाद से आप देखोगे HDFC, देन यस बैंक, ये सब 1991 के बाद आया। फिर जो भी आपके जो आज भी ब्रांडेड कंपनीज है, एडिडास, नाइकी, ठीक है, आप देखोगे वो सब 1991 के बाद इंडिया में ज्यादा बिजनेस फैलाने लगे। ठीक है, क्योंकि चीजें इजी बनते गए, और इन दोनों चीजों के वजह से फैसिलिटेट होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही आज बताता हूं आपको। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप आपका सामान इंडिपेंडेंटली या फिर बहुत इजीली बाहर बेच सकते हो, और आपको भी अपने मार्केट को ओपन करना होगा कि बाहर से फॉरेन गुड्स आए और आपके इंडियन, मतलब हमारे इंडियन बाहर के गुड्स भी खरीदे। दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नहीं तो ऐसा तो थोड़ी ना होगा कि आप बाहर अपना सामान बेचना चाहते हो पर आप दूसरों का सामान इंडिया में अलाउ नहीं कर रहे हो, वैसे तो नहीं होगा। तो वही है, दिस इज द LPG रिफॉर्म इन शॉर्ट। ओके, तो नॉर्मली ये LPG रिफॉर्म किया गया है
एक तो इंडिया में बिजनेसेस बढ़ाने के लिए प्राइवेट बिजनेस, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा बनेंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्रीज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला इंपॉर्टेंट कि भाई हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज होगा बाहर से विदेशी मुद्रा आएगा, बाहर हमारे गुड्स के डिमांड बढ़ेंगे, तो बाहर अगर हमारे गुड्स के डिमांड बढ़ते हैं तो मतलब इंडिया में क्या है, फैक्ट्रीज चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो जीडीपी बढ़ता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता रहेगा, राइट। तो इसी वजह से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यहाँ पर एक नज़र डालो कि यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट का पब्लिश किया डेटा है कि जैसे कि टॉप इंपोर्ट आइटम कि बाहर से इंडिया सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्ट करता है, जैसे कि है पेट्रोलियम क्रूड, इंजीनियरिंग गुड्स, गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एटसेट्रा। You can pause the video and you can just see what are the items that is imported more, and here are the export items such as petroleum, pharma products etc. Okay, these are very important. ये facts and figures आपके examination perspective से बहुत ज़्यादा important है। ये point नहीं है, पर ये जो नाम है imported product और export। Okay, अभी हम the last phase, जो कि जिस phase में अभी हम हैं वही डिस्कस करेंगे। तो क्या है वो है इंडिया सिंस 2014। तो 2014 में क्या हुआ, 2014 में आया सबसे बड़ा पॉलिटिकल चेंज कि कांग्रेस का जो 10 साल का शासन था यूपीए गवर्नमेंट का, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, उसको टेक ओवर किया है एनडीए गवर्नमेंट ने या फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने, और या फिर आप जो बोलते हो मोदी गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज इलेक्टेड। तो अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा डेटा अगर देख ले, तो जस्ट डेटा ज़्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इस जगह पर आप देखिए कि यहाँ पर जो यूपीए 1 यूपीए 2 है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो कम है। यूपीए 1 में इट वाज ओके, यहाँ से यहाँ तक जो भी ब्लू कलर के आप चार्ट देख रहे हो, बार देख रहे हो, वो है ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो वो ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। देखिए आप 1950 टू 1957 4% के करीब करीब ग्रोथ रेट, विच वॉज क्रिटिसाइज एज ए हिंदू ग्रोथ रेट। ओके, धीरे धीरे बढ़ा, थोड़ा सा फिर से फॉल हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम, मल्टीपल टाइम वो गिरा 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 एंड गिरा, ठीक है। फिर जब यूपीए 1 आया 2004 से 2009, 2004 अर्ली 2000 वाला फेज ना इंडिया का बहुत अच्छा सा फेज था एक, ठीक है। पर फिर से वो यूपीए 1 के टाइम वो उठा था, पर 2008 में जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था यूएसए में, तो उसके वजह से फिर से यूपीए 2 उसका मतलब हिट उसने देखा है कि यूपीए 2 में 2009 से 2014 में फिर से जीडीपी फॉल हुआ। फिर जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आया या फिर बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, तब फिर से आज के डेट में इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग ऑन। तो आज के डेट में अगर हम इंडियन इकोनॉमी देखते हैं तो इट इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन गवर्नमेंट इज टेलिंग कि इन द अपकमिंग ईयर्स इंडियन इकोनॉमी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑलराइट, तो हम देखते हैं कि अभी ऐसा क्या क्या है इस 2014 गवर्नमेंट ने कि इंडियन इकोनॉमी इतना ज़्यादा ग्रो हुआ, ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट जो काम इंडियन गवर्नमेंट ने किया था वो था फिनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव। तो इट वाज अ वेरी पॉपुलर स्कीम, इट वाज, या फिर योजना जो भी आप कहते हो, वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना। कि उसका क्या स्कीम था कि मोटिव था इंडियन फैमिली विल हैव एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट, ठीक है। तो फिनेंशियल इंक्लूजन किया गया, क्यों? क्योंकि वो हाउस होल्ड से अपना एक्सेस पैसा लाना चाहता था ताकि वो इंडस्ट्रीज में फ्लो हो सके। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इंडस्ट्रीज को चलने के लिए क्या चाहिए, पैसा। अभी आज के डेट में इंडियन हाउस होल्ड के पास पैसा है, हमारे पास पैसा है, अगर हम वो पैसा घर में रख देंगे तो इंडस्ट्रीज को नहीं मिलेगा। तो अगर हम वो बैंकिंग चैनल के साथ फ्लो करवा दे तो वो इंडस्ट्रीज को पैसा मिलेगा। इसी वजह से फिनेंशियल इंक्लूजन या फिर बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा रखना या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स करना इज वेरी एसेंशियल। फिर मोदी गवर्नमेंट हैज मेक अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन द इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर कि वो भी जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था टैक्स का, मल्टीपल टैक्सेस 10-20 टाइप ऑफ टैक्सेस को एलिमिनेट किया और एक सिंगल टैक्स लाया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि भाई जो भी बिजनेस कर रहे हो सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है, जीएसटी। फिर टेक्नोलॉजिकल लेवरेज कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जैसे कि पेमेंट को इजी बना दिया। आज के डेट में कहीं पर भी पेमेंट करना है कि भाई गूगल पे होगा नहीं, की गूगल पे होगा तो ये सब करते हैं। तो यूपीआई इंडिया ने लाया,
डॉक्यूमेंट लेके घूमना नहीं होता है, ऑनलाइन सब हो जाता है कि आधार लेड डिजी लॉकर और कितने सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस की अगर आपको कुछ फाइल क्लियर करवाना हो ऑफिस टू ऑफिस आपको दौड़ना नहीं है, कि ऑनलाइन पोर्टल है उद्यमी मित्र, याद रखना उद्यमी मित्र है पोर्टल, वहां पर आप आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस करवा सकते हो किसी भी इंडस्ट्री का। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि अगर जो गवर्नमेंट सब्सिडी देता है कभी कभी लीकेज हो जाता है कि जो बिचौलिए है इंटरमीडिएरी है वो आपका पैसा खा देंगे, जो कि करप्शन का पार्ट है। तो अगर डीबीटी होगा तो गवर्नमेंट जो पैसा आपके नाम पे भेजेगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर। इट इज वन ऑफ द वेरी मींस लाइफ चेंजिंग ऑफ इंडियन बिजनेसेस। इसमें क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक ऐसा एक्ट है जिससे कोई अगर कंपनी का जो प्रमोटर है, मालिक है, वो अगर अपना डेट, अपना लोन अगर चुका ना पाए तो उसको अपना कंपनी को बंद नहीं करना होता है, तो कोई और आके टेक ओवर करके उसका लोन चुका देता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। फिर आया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। मेक इन इंडिया क्या कहता है कि अगर हम बाहर से चीज खरीद रहे हैं तो ठीक है, अगर इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो एक काम करते हैं ना, बाहर के लोगों को बोलेंगे कि भाई एक काम करो, हम आपको जगह देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, आप बाहर से इंडिया में आओ और इंडिया के लिए आप इंडिया में बनाओ, बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो है मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया क्या है, वो नए बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही मतलब इजीली और कम इंटरेस्ट में बिजनेस को लोन देगा। और मुद्रा लोन इज ऑल्सो सच टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस लोन, ठीक है। सो सिर्फ ये 8 ही स्कीम नहीं है, बहुत सारे ढेर सारे स्कीम है। जितना पॉसिबल हो सका आज के वीडियो में मैंने आपको ये स्कीम और इंडियन इकोनॉमी का जो जर्नी है वो कैसे हुआ है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और आपको इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी का वीडियोस मैं देता रहूँगा आने वाले दिनों में, तो आप ज़रूर भद्रा IAS एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड सी मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।